हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। आज इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम इसको फिनिश कर देंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। इसमें दो चीजें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स का स्कोप क्या होता है। और दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये दो चीजें आ जाएंगी, उसका चैप्टर आपका फिनिश्ड। एक पार्ट हम इसका ऑलरेडी डाल चुके हैं, उसको भी आप पढ़ लेना। देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स के स्कोप में तीन चीजें इंक्लूड है। क्या क्या आता है स्कोप में? नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, पहला चीज। दूसरा, सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। और तीसरा, लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स क्या है। तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर नेचर जानना हो तो उसको कंपेयर किया जाता है साइंस और आर्ट से, कि वेदर द सब्जेक्ट इज साइंस और एन आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स के बारे में प्रोफेसर टिपेट ने बोला कि स्टैटिस्टिक्स दोनों ही है। स्टैटिस्टिक्स बोथ साइंस एंड आर्ट। उन्होंने बोला साइंस भी है और आर्ट भी है। तब कैसे है साइंस और आर्ट? देखिए, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, बहुत बड़ा यूनिवर्स या बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज होता है, जिसमें से हम एक स्मॉल सैंपल ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए ये पूरा एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो इतने को हमें जो है एक साथ स्टडी कर पाना पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या कि छोटा सा सैंपल इसमें से ड्रॉ कर दिया, बाहर निकाला, और उस सैंपल से जो रिजल्ट ड्रॉ किए, वो रिजल्ट जो है, इस सैंपल के रिजल्ट जो है, वो पूरे यूनिवर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से ये साइंस है। जैसे देखिए, अगर कोई पर्सन बीमार हो ना, तो उसका थोड़ा सा ब्लड लिया जाता है शरीर में से, और वो थोड़े से ब्लड से पूरे शरीर के उसके जो डिजीज के बारे में मालूम पड़ जाता है। तो इस तरह से साइंस एक स्टैटिस्टिक्स एक साइंस है, क्योंकि बड़े यूनिवर्स में से, बड़ी पॉपुलेशन से छोटे छोटे सैंपल ड्रॉ करती है, और वो सैंपल जो है रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पूरी पॉपुलेशन के। तो चलो, साइंस है। तो आर्ट कैसे है? आर्ट कैसे है? आर्ट ऐसे है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव डाटा के साथ रिलेट कर देती है। देखिए, जैसे हम कहें कि हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे बात बनेगी नहीं। बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भाई कितना है, लेकिन अगर हम ये कहें कि भाई 20% अनएम्प्लॉयमेंट है, सपोज, ये मैं डेटा नहीं दे रहा आपको, लेकिन एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि सपोज 20%, इट मीन्स जो लोग पढ़ लिख जाते हैं उसमें से 20% बच्चे जो हैं वो बेरोजगार रह जाते हैं। यानी कि अगर 100 स्टूडेंट पास आउट हुए तो उसमें से 20 जो है वो अनएम्प्लॉयड रह गए। तो फिर हम ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं कि हम क्या चीज बताना चाह रहे हैं। तो ये स्टेटिस्टिक्स से फायदा है कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव डेटा से रिलेट कर देती है, और हम उस प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो इस तरह से नेचर की अगर बात करें तो साइंस आर्ट भी है और साइंस साइंस सॉरी स्टैटिस्टिक्स आर्ट भी है और साइंस भी है। अब आता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आता है? तो दो कंपोनेंट इसमें आते हैं। एक होता है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है? देखिए, डिस्क्रिप्टिव का मतलब कि शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन देना। आप छोटा सा एक डेटा देंगे और पूरी बात आपके समझ में आ जाएगी कि क्या कहा जा रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई मोहन एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, बहुत ही विद्वान, बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा है, तो आप कहोगे हो सकता है भाई अच्छा होगा, पता नहीं कैसा होगा, बहुत तेज है, क्या है। आप खाली बता रहे इंटेलिजेंट है। लेकिन अगर आप ये कह देंगे भाई वो बहुत तेज है, उसका जो जीपीए था वो, यानी ग्रेड पॉइंट असेसमेंट, वो 98% था, तो फिर आपको आगे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझ जाएंगे वो कितना इंटेलिजेंट है। या अगर ये कह दिया जाए किसी को भाई जीपीए उसका 4.2 था, तो फिर तब भी समझ जाएंगे कि कितना होशियार है वो। तो ये जो है आपको डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है, जो पूरी प्रॉब्लम को एक छोटे डेटा सेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक छोटा सा कॉफिशिएंट होता है, छोटे से एक फिगर होती है जो आपको बता देगी कि सिचुएशन पूरी आप समझ जाओगे उससे देख करके। जैसे जीपी ऑफ स्टूडेंट और एवरेज हाइट ऑफ क्लास 11th स्टूडेंट। क्लास 11th के स्टूडेंट का आपको पूछा भाई क्या एवरेज हाइट है, तो आपने कहा 5.6 फीट, यानी कि 5 फुट 6 इंच लगभग। तो आप समझ गए कि ठीक है, बच्चे हैं अभी, तो लगभग 5.6 साइड है, तो ठीक ठीक है भाई, बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं है और बिल्कुल छोटे भी नहीं है। तो एवरेज हाइट 5.6, तो आप एक अनुमान इससे लगा लोगे। तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इन्फ्रेंशियल क्या होती है कि बड़ी पॉपुलेशन से एक छोटा सैंपल लिया जाता है, और उस सैंपल के जो रिजल्ट आते हैं वो पूरी बड़ी पॉपुलेशन को, जो पूरी पॉपुलेशन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है। देखिए, जैसे पूरी कंट्री है
और इलेक्शन का टाइम है। तो इलेक्शन टाइम में क्या होता है कि हर कोई जानना चाहता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। तो दो तरह के पोल होते हैं, एक होता है ओपिनियन पोल और दूसरा होता है एग्जिट पोल। तो क्या होता है कि ओपिनियन पोल में क्या करते हैं, पहले जो इलेक्शन से पहले ही क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन ले लेते हैं या पूछ लेते हैं, राय जान लेते हैं, ओपिनियन जान लेते हैं लोगों का कि भाई आप किसको वोट करने वाले हो। तो इसमें ये नहीं है कि पूरी कंट्री से मालूम करेंगे, कंट्री के कुछ सेलेक्टेड एरिया में जाएंगे जहां से इलेक्शन ज्यादातर डिसाइड होते हैं। तो उस एरिया में कुछ लोगों से एरिया वाइज पूछेंगे, एक एरिया में कुछ लोगों से पूछा, दूसरे में कुछ से पूछा, तो उससे उनको ओपिनियन लग जाता है कि बस उस एरिया में क्या मूड चल रहा है। तो वो ओपिनियन पोल होता है। एग्जिट पोल होता है जब इलेक्शन में वोटिंग करके वोटर्स बाहर आते हैं तो उस समय उनसे पूछते हैं आपने किसको वोट दिया। तो उसमें भी ऐसा नहीं कि पूरे इंडिया में सबसे ही पूछ रहे हैं, कुछ लोगों से पूछेंगे और उसके बेसिस में जो रिजल्ट बताए जाते हैं वो रिजल्ट लगभग जो है ट्रू होते हैं। कोई ज्यादा उसमें वेरिएशन होता है, +-10 तक का उसमें वेरिएशन अपने आप ही बताते हैं वो लोग। कि अगर उन्होंने बोला कि सपोज कि बीजेपी को 280 सीट मिलेंगी या कांग्रेस को 200 सीट मिलेंगी, तो वो +-10 का उसमें डिफरेंस रहेगा। ये 270 290 हो सकता है और ये 190 210 तक भी जा सकता है। तो ये एक जो है इन्फ्लुएंशियल स्टेटिस्टिक्स होती है कि बहुत बड़े पॉपुलेशन से, बहुत बड़ी यूनिवर्स से छोटा सैंपल लेकर के रिजल्ट ड्रॉ करना, और वो रिजल्ट अपनी पूरी पॉपुलेशन को, पूरे यूनिवर्स को करेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो ये आ गया स्कोप में दो चीजें, नेचर और सब्जेक्ट मैटर। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है? देखिए लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स की स्टडी करती है, इसमें कोई भी क्वालिटेटिव फैक्टर को स्टडी नहीं किया जाता। सपोज आपसे कहें कि भाई एक्स बहुत ऑनेस्ट है, ठीक है, या राम बहुत इंटेलिजेंट है, तो इस तरह की चीजें जो है स्टैटिस्टिक्स में कोई वैल्यू नहीं लगती। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंसी या फिर पेट्रियटिज्म, इस तरह की चीजों को इसमें नहीं लिया जाता। इसमें केवल फैक्ट लिया जाता है। अगर आप किसी की इंटेलिजेंस बता रहे हैं तो आप उसके मार्क्स बताइए। आप कहेंगे 92 प्लस है, इसके 92% प्लस, तो आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं, अपना पता चल जाता है कि इंटेलिजेंट है या नहीं। तो इस तरह से स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होती है, इसमें क्वालिटेटिव फैक्ट्स की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली। केवल एग्रीगेट्स की स्टडी होती है और इसमें कहा भी गया है सिंगल फिगर स्टैंडिंग अलोन मेक्स नो मीनिंग, कोई मीनिंग कन्वे नहीं करती अगर अलग सिंगल फिगर। देखिए जैसे आपको बताता है कि एग्जाम में एक स्टूडेंट के बताया गया कि भाई इसके 95 मार्क्स आए और ही इज स्टिल अनहैप्पी, वो अभी भी अनहैप्पी है, दुखी है बच्चा और परेशान है। तो आप सोचेंगे यार 95 मार्क्स ला करके भी परेशान है, तो ये आपके बात समझ में नहीं आएगी कि 95 लाके परेशान क्या है। लेकिन अगर आपको ये बता दिया जाए कि 95 आउट ऑफ 500 आए उसके, तो अब हो गया ना। देखिए एग्रीगेट आपने बता दिया कि उसके एग्रीगेट 95 है, टोटल सभी सब्जेक्ट में मिला के 95, फिर तो वो अनहैप्पी हो गई क्योंकि फेल हो गया। तो ये स्टडी ऑफ एग्रीगेट फैक्ट्स होता है। स्टेटिस्टिक्स में एक फिगर को नहीं लेते हैं बल्कि टोटल लेते हैं, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स को, एग्रीगेट्स को स्टडी किया जाता है, सिंगल फिगर को नहीं लेते। क्योंकि सिंगल फिगर जैसे 95 अकेली फिगर कुछ बता नहीं पा रही है, लेकिन जब आपको बताया 95 आफ्टर 100 है तो आप समझ गए पूरी सिचुएशन क्या है और क्यों अनहैप्पी है। होमोजेनिटी ऑफ डेटा एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। देखिए डेटा जब आप कंपेयर करें तो वो होमोजीनियस होने चाहिए। अगर होमोजीनियस नहीं है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे सपोज कि मान लीजिए मेरी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और मेरे फ्रेंड का जो है वो एक फार्म है, ठीक है, उसमें उसने वीट प्रोड्यूस किया, ठीक है, तो वहां पर वीट प्रोड्यूस किया उसने मान लीजिए 1000 टन, और हमारी फैक्ट्री में कपड़े बने हैं मान लीजिए 1 लाख मीटर। तो अब अगर हम कंपेयर करना चाहें इन दोनों को तो कैसे कंपेयर करें? कपड़े का और गेहूं का तो कोई मेल ही नहीं है, तो कंपेयर नहीं हो सकते। ये तभी कंपेयर हो सकते हैं जब डेटा होमोजीनियस, या तो मैं भी, मेरे भी फार्म होते और मैं भी गेहूं चना कुछ पैदा कर रहा होता, या मेरा जो फ्रेंड है वो भी क्लॉथ वगैरह बना रहा होता, तब कंपेयर हो सकते थे। यानी कि एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते, होमोजेनिटी ऑफ डेटा जरूरी होती है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। रिजल्ट्स केवल
ऑन एन एवरेज ट्रू होते हैं, और ऑन ए गिवन डे वो डिफर भी कर सकते हैं एवरेज से। मान लीजिए कि एक फुटबॉल टीम है, ठीक है, फुटबॉल टीम, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स खेलते हैं। मान लीजिए जैसे कि मेसी है ना, या फिर रोनाल्डो है, इस तरह से, और नेमार है, ऐसे बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। और एक गिवन फील्ड पर, एक गिवन जो एक मैदान है उनका, उस पर वो हमेशा जीतता है। पिछले 15 मैच में से 15 आउट ऑफ 15 वो जीते हैं। तो अब ये टीम थी, मान लीजिए एक्स क्लब का, ठीक है, जिसके लिए सब खेलते हैं। तो अब क्या होगा कि आप कहेंगे भाई ये तो पिछले 15 में से 15 मैच जीते हुए हैं इसमें सब, तो ये मैच भी जीतेंगे जो आज होगा। लेकिन उस मैच में मेसी, नेमार, रोनाल्डो, ये कोई भी नहीं खेल रहा, और भी कई बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे, केवल एक न्यू जितने प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हैं। तो वो टीम जो है उस दिन मैच को हार भी सकती है, हार जाएगी। तो इसमें क्या हुआ कि आपको एवरेज बेसिस में तो जीतना चाहिए था, क्योंकि आप पिछले 15 में से 15 मैच जीते हैं, लेकिन ऑन ए गिवन डे आपका रिजल्ट अलग भी आ सकता है। तो रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, एवरेज बेसिस पे ट्रू होता है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है वो गलत भी हो जाए। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। देखिए, विदाउट रेफरेंस यानी कि पूरे सर्कमस्टांसेस को समझे बिना आपका रिजल्ट गलत भी आ सकता है। देखिए, जैसे मान लीजिए दो बिजनेस है, ए और बी, और इनका 3 साल का मैं आपको डेटा बताऊं, 1, 2 और 3। बिजनेस ए में 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख प्रॉफिट है पिछले 3 साल में, टोटल हो गया कितना, 60 लाख। एवरेज छोड़ोगे तो 20 लाख आएगा। बिजनेस बी में क्या है, 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 60, और इसको भी अगर आप डिवाइड करोगे 3 से तो ये आएगा 20 लाख। तो दोनों में ही 20 लाख आया। अब मान लीजिए दोनों बिजनेस सेल करना चाह रहा था, आपने कहा यार दोनों ही एक जैसे हैं, इसका भी एवरेज प्रॉफिट 20 लाख है, इसका भी एवरेज प्रॉफिट 20 लाख है, तो मैं ऐसा करता हूँ, ये वाला मान लीजिए आपको दे रहा है 1 करोड़ में, और ये कह रहा है मैं 80 लाख में दे दूंगा, तो आप हो गया ये सस्ता मिल रहा है, ये ले लेता हूँ। लेकिन एक्चुअली अगर आप पूरे सर्कमस्टेंसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस का प्रॉफिट ऑन ए राइजिंग ट्रेंड है, इसका डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है, डिक्रीजिंग पैटर्न पर है। तो आपको ये वाला लेके फायदा होगा, चाहे 20 लाख रुपए ज्यादा ही देने की जरूरत हो, क्योंकि इसमें नुकसान जा रहा है। तो जब तक आप पूरे सर्कमस्टेंसेस नहीं स्टडी करेंगे, तब तक आपको सिचुएशन का पता नहीं चलेगा। तो विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूफ भी रॉन्ग, अगर पूरे सर्कमस्टेंसेस नहीं पढ़ेंगे तो आपके रिजल्ट जो हैं वो रॉन्ग हो सकते हैं। कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स। देखिए, एक्सपर्ट्स ही इसको स्टडी कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को एक्सपर्ट ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगर इसको एक आम आदमी, एक सिंपल पर्सन जिसको ज्यादा स्टैटिस्टिक्स नॉलेज नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता। जैसे आपको मालूम करना है कि पर कैपिटा ऑफ इनकम कितनी है, तो जैसे हमने पता करा, तो पर कैपिटा ऑफ इनकम सपोज इंडिया के $7,000 पीपीपी, 7,000 पीपीपी डॉलर। अब ये डॉलर में दिया आपको इनकम, ठीक है, और साथ में वर्ड जोड़ दिया पीपीपी। यूएसए के $70,000 पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं इसको। तो अब एक एक आम आदमी को ये पता ही नहीं कि परचेसिंग पावर पैरिटी क्या होती है, तो फिर वो कैसे इनको कंपेयर कर पाएगा, क्या समझ पाएगा कि इससे क्या दिखाया जा रहा है। तो इसलिए केवल एक्सपर्ट्स ही इसको यूज कर सकते हैं। एक सिंपल पर्सन, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है स्टेटिस्टिक्स की, वो इसको नहीं पढ़ सकता, ठीक है। उसके अलावा देखिए, इसमें प्रोन टू मिसयूज। प्रोन टू मिसयूज का मतलब है कि अगर आप ढंग से नहीं समझेंगे सर्कमस्टेंसेस को, तो ये आपको मिसगाइड कर देगी, और मिसयूज भी हो सकता है इसका, स्टैटिस्टिक्स का। देखिए, जैसे दिया हुआ है प्रोन टू मिसयूज, कि आप एक बिजनेस अपना बता रहे हैं कि भाई मेरे बिजनेस में पिछले 10 साल में, आप बता रहे हैं एवरेज प्रॉफिट मेरा आता है 1,20,000 पर एनम, पिछले 10 साल से 10 ईयर्स का प्रॉफिट है। लास्ट 10 ईयर्स में मुझे 1,20,000 पर ईयर का प्रॉफिट हो रहा है ऑन एन एवरेज, ये आप बता रहे हैं। तो हम आप इस बिजनेस को बेचना चाह रहे हैं, तो ये आप, एक कोई बंदा खरीद लेगा इसको, लेकिन अगर उसको स्टडी किया जाए तो आप क्या, ये मतलब आपने मिसगाइड कर दिया पिछले गलत नहीं बता रहे हैं आप, हुआ ऐसा ही एक्चुअली 10 साल में आपका 1,20,000 ही प्रॉफिट है। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले 2 साल में, लास्ट 2 ईयर्स में आपको लॉस हो रहा है थोड़ा बहुत, तो वो आप नहीं बता रहे हैं, और आप गलत भी तो नहीं बोल रहे हैं, आपका एवरेज प्रॉफिट ये लॉस को कवर करके भी 1,20,000 आ रहा है। तो यहाँ पर आप मिसयूज कर सकते हैं स्टेटिस्टिक्स को। आप पिछले 8 साल का प्रॉफिट जोड़ेंगे, उसके बाद 2 साल का लॉस लेस कर देंगे, और 10 से डिवाइड करेंगे, तो एवरेज प्रॉफिट आपका 1,20 आ रहा है, ठीक है।
ये मतलब 1/20 तब आएगा जब 12 लाख आपका टोटल आ रहा होगा पिछले 10 साल का। तो इसमें पता चला कि पिछले 2 साल में आपको 1 लाख का लॉस हुआ है, तो ये आपने घटाया होगा, है ना, तो कम आपका आया 12 लाख। तो इसलिए ये जो है सही फिगर, सही पिक्चर आपकी शो नहीं कर रहा है। आपने 1/20 ये जो प्रॉफिट दिखा रखा है, यानी कि मान लीजिए पिछले 3 साल, 8 साल में आपको 13 लाख प्रॉफिट हुआ होगा, और पिछले 2 साल का लॉस घटा करके आपको 12 लाख आ रहा है। तो इसको रिड्यूस करके आपने 10 से डिवाइड किया और 1,20,000 1.20 लाख आपका प्रॉफिट आ रहा है, बता रहे हैं। तो इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स को अपने बेनिफिट के लिए मिस यूज भी कर सकते हैं। देखिए लास्ट पॉइंट, लास्ट टॉपिक है फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। यानी कि स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस है। तो पहला इंपॉर्टेंस का फंक्शन है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो जब हम किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को डेटा दे करके, न्यूमेरिकल दे करके या क्वांटिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो वो ज्यादा सेंस बनाती है, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। ठीक है, जैसे हम समझते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम होती है किसी भी देश की नेशनल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो अब हम इसका समझते हैं कि हम कहते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम इज लो इन कंपैरिजन टू यूएसए, यानी कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम यूएसए से कम है। तो ये ज्यादा सेंस नहीं बनाएगी। देखिए कम का मतलब क्या है, मेरे पास 10 रुपए है और मेरे दोस्त के पास 9 रुपए, तो उसके पास मेरे से कम है 1 रुपया। और कम ये भी होता है कि मेरे पास 1,000 रुपए है, मेरे दोस्त के पास 1 रुपया है, तो ये भी कम है। लेकिन कितना डिफरेंस है, तो ये ढंग से समझ में नहीं आता कि कम है तो कितना है। तो अगर हम इसको ऐसे प्रेजेंट करें कि हमारे देश की पर कैपिटा इनकम 1,50,000 रुपीज है सपोज, ठीक है, और जो यूएसए उनकी पर कैपिटा इनकम 16 लाख रुपीज है, तो अपने आप आपको डिफरेंस बदल जाएगा कि कितना जबरदस्त डिफरेंस है। तो इस तरह से जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम को क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन दे देंगे, न्यूमेरिकल के साथ या डेटा के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो वो ज्यादा सेंस बनाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस का फंक्शन है इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कंपेरिजन। देखिए इंटर सेक्टोरल कंपेरिजन का मतलब है कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को कंपेयर करना, और इंटर टेम्पोरल का मतलब होता है कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट टाइम पीरियड्स। तो देखिए जैसे मान लीजिए अब डिफरेंट सेक्टर्स क्या है, डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, और इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, या फिर रूरल सेक्टर हो गया, और अर्बन सेक्टर हो गया। इस तरह से सेक्टर्स इकोनॉमी में बने हुए होते हैं। तो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को इनमें कंपेयर करें कि भाई रूरल सेक्टर में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है और अर्बन सेक्टर में कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, तो ये हम आराम से कर सकते हैं। और ये जो है आपको कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स की मदद से आराम से आ जाएगा कि मान लो यहाँ पर 15% है और यहाँ पर 16% है, तो आप बता दोगे कि भाई जो कम रूरल सेक्टर, अर्बन सेक्टर में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, सपोज अगर ऐसा है तो। या फिर इंटर टेम्पोरल कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हम आजाद हुए थे 1950 के 1947 में, तो 1950 के आसपास का अगर हम लें कि 1950 में अनएम्प्लॉयमेंट मान लीजिए कि 25% था, और अब अनएम्प्लॉयमेंट जो 18% है। तो आप इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम में और डिफरेंट सेक्टर्स में। नेक्स्ट है वर्किंग आउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, देखिए कि ऐसा करा तो उसका ये परिणाम होगा, इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। देखिए आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि किसी मेटल के सल्फेट सॉल्यूशन में अगर उससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाल दें तो वो डिस्प्लेस करते हैं, उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो जैसे ही आपने कॉज क्या हुआ कि जैसे ही आपने ज्यादा रिएक्टिव मेटल डाला तो इफेक्ट होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। ऐसे ही कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम इकोनॉमिक्स में, स्टैटिस्टिक्स की मदद से इकोनॉमिक्स में भी देख सकते हैं। देखिए अगर हम चेक करें कि पर कैपिटा इनकम इंडिया की ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हुई है, तो हमारी जो इंडिपेंडेंस के साइड टाइम इनकम थी, पर कैपिटा इनकम, अगर मान लो सपोज, मैं कोई वैसा डेटा नहीं दे रहा हूँ आपको ऑथेंटिक, लेकिन बता रहा हूँ, सपोज अगर उस समय हमारी 3,000 रुपया पर एनम थी, और आज हमारी 1,72,000 के आसपास 2022 का एक डेटा है, अप्रोक्सीमेट इतनी होगी। तो देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। तो अगर इतनी ज्यादा हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो फिर ये हो गया कॉस्ट की,
ये इतनी इनकम बढ़ गई, तो इसका इफेक्ट क्या होगा? आज आप इसका इफेक्ट हेल्थ के ऊपर देख सकते हैं, है ना, हेल्थ के ऊपर देख सकते हैं, आप इसका एजुकेशन के ऊपर भी देख सकते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए, जैसे हेल्थ के ऊपर देखते हैं तो पहले हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो कितनी थी? 32 ईयर्स। यानी कि एक आदमी के जिंदा रहने की उम्मीद ऑन एन एवरेज, ये नहीं कि सभी, ऑन एन एवरेज 32 साल थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस या ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। और आज वो 67 68 के करीब हो गई, मतलब क्लोज टू 70 ईयर्स पहुंच गई है। तो अपने आप ही देख लीजिए, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ी तो सुविधाएं बढ़ी, तो साथ साथ वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, अच्छी एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी मिली। अब लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो रहे हैं, लिटरेसी रेट हमारा बढ़ रहा है। तो ये सब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हमें मालूम पड़ता है स्टैटिस्टिक्स में। फिर एक कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरीज और इकोनॉमिक मॉडल्स। स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम इकोनॉमिक थ्योरीज और मॉडल्स भी डेवलप करते हैं। देखिए, जैसे हमने मालूम किया ये प्राइस और डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड के बारे में बता रहा हूँ आपको, कि 10 रुपीज प्राइस था, डिमांड थी मान लीजिए 15 यूनिट्स की। आपने प्राइस बढ़ा के 12 करते, डिमांड घट करके 10 रुपये। आपने देखा भाई, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हो गई, है ना। तो इसका मतलब आपने बार बार ऐसा हो रहा था, आपने स्टेब्लिश कर लिया भाई कि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी कि डिमांड और प्राइस में उल्टा संबंध है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस कम हो जाएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये थ्योरी आपकी बन जाती है। कैसे बनी? जब आपके पास डेटा थे, प्राइस आपने एक प्राइस पर नोट कर ली, डिमांड फिर दूसरे प्राइस पर नोट करी, कि बढ़ाने के बाद क्या हुआ या प्राइस को कम करने के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप करने में भी स्टैटिस्टिक्स आपकी मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे हम लेते हैं इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। तो इकोनॉमिक फोरकास्टिंग में क्या है कि आप स्टैटिस्टिक्स की मदद से इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, यानी कि फ्यूचर के बारे में भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। जैसे सेंसस है, ठीक है, तो सेंसस जो है ये हम हर 10 ईयर्स में करते हैं, 10 10 साल में सेंसस करते हैं। तो 2000 पहले 1991 में एक सेंसस हुई होगी, फिर 2001 में हुई होगी, फिर 2011 में हुई होगी। अब 2021 में होनी थी, जो कोरोना के कारण से पोस्टपोन कर दी, और अक्टूबर 2023 तक लगभग एटलीस्ट यहां तक तो पोस्टपोन है। इसके बाद गवर्नमेंट सेट करेगी कि क्या करता है अक्टूबर 2023 के बाद। तो अभी जो है, आपने जो 91 की, 2001 की, 2011 की पॉपुलेशन जो थी, सेंसस जो थी, उसके बेसिस पे आप आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2021 में कितनी होगी, या अभी कितनी हमारे देश की पॉपुलेशन होगी। तो इस तरह से हम एम्प्लॉयमेंट रेट, आपने पहले क्या था अब क्या उसको, तो इस तरह से आप स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पर इकोनॉमिक फोरकास्टिंग कर सकते हैं, कि पिछले इंफॉर्मेशन आपके पास होती है, उसके बेसिस पर आप फ्यूचर को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज का मतलब होता है कि चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से पॉलिसीज की फ्रेम करता है। गवर्नमेंट क्या करती है, जब बजट बनाती है तो अपने एक्सपर्ट्स से फीडबैक लेती है, तो भाई कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिन पे टैक्स पॉलिसी हायर साइड पर जानी चाहिए, यानी कि टैक्सेस इंप्रूव होने, इंक्रीज होने चाहिए, और कौन से ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर हमें सब्सिडी देनी चाहिए। देखिए, जो हेल्थ हैजर्ड प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए लिकर है या टोबैको है, जैसे मतलब वाइन वगैरह हो गई ना, टोबैको हो गया, तम्बाकू वगैरह, तो उन पर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ाती है क्योंकि हेल्थ हैजर्ड प्रोडक्ट है। और सब्सिडी किस पर दे, कि गवर्नमेंट को लगा कि कोई चीज जरूरी है देश में सबके लिए, उसकी कीमत ज्यादा हो तो वहां सब्सिडी देती है। तो गवर्नमेंट को पता रहता है, स्टेटिस्टिक्स की मदद से पिछले डेटा देखती है गवर्नमेंट, क्या स्थिति थी, कितने प्राइस बढ़ने पर लोगों का क्या रिएक्शन रहा। तो ये सब देख करके गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइस राइज करना है या प्राइस डिक्रीज करना है, ये सब चीजें सरकार जो है या गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज स्टैटिस्टिक्स की मदद से देख करके अपनी पॉलिसीज फ्रेम करते हैं। प्राइस बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, सब्सिडी देनी है या नहीं देनी है। तो ये लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम मतलब पोजीशन ऑफ रेस्ट, ऐसी पोजीशन जहां पर संतुलन बिंदु या इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है। ठीक है, उसको ऐसे समझिए, स्टैटिस्टिक्स की मदद से आप इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, ये आपका एक डायग्राम है, और इसमें ये दो कर्व हम दिखाते हैं, ये डिमांड का है जो डाउनवर्ड जा रहा है, और अपवर्ड जा रहा है सप्लाई का। दोनों यहाँ इंटरसेक्ट पे हमने इधर एक लाइन ड्रॉ की, इधर नीचे की। ये प्राइस है यहाँ पर मान लीजिए 10, और यहाँ पर डिमांड है 10,000 यूनिट। इसका मतलब हुआ कि 10 रुपया प्राइस पर, प्राइस रुपीज 10,
तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। तो ये आपको पता चल गया कि भाई ये पोजीशन ऑफ रेस्ट है। 10 रुपया प्राइस होगा तो प्रोड्यूसर 10,000 यूनिट सप्लाई करने पर खुश रहेगा और कंज्यूमर 10,000 यूनिट की डिमांड करके हैप्पी होंगे। तो 10 रुपया वो प्राइस है जिस पर दोनों सेटिस्फाइड है, कंज्यूमर भी और प्रोड्यूसर भी। तो ये पोजीशन ऑफ रेस्ट आएगी। तो किसकी मदद से पता चली? स्टैटिस्टिक्स की मदद से। तो स्टैटिस्टिक्स इक्विलिब्रियम भी, इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भी डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये चैप्टर अब आपका पूरी तरह से फिनिश हो चुका है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां पर आपको अकाउंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, क्लास 11 12 की जो भी प्रॉब्लम हो आप उन्हें पूछ सकते हैं, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको। एग्जाम टाइम में आपको टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट पेपर बना के देंगे, उनको सॉल्यूशन देंगे, तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप चाहें तो उसमें ऐड हो सकते हैं, अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर, स्कूल का नाम और सिटी लिख करके हमें भेज। अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं।